हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अजय मैं क्या गुड मॉर्निंग? हाँ बस, तो होश में आ जाइए। जो भी दूसरा काम आप कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल डेफर करना पड़ेगा आपको। आज चैप्टर नंबर 5 और जो चैप्टर नंबर 2 का बचा हुआ हिस्सा था, जिसको हमने तय किया था कि चैप्टर नंबर 2 के बाद देखेंगे। चलिए, भरत भैया क्लास लाइव कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। चलो खेल ले दो, कोई बात नहीं, वो उनके हाथ में पावर है, वो गेम खेल सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ तो चलिए बेटा, बस हो गया, हो गया। भरत भैया थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे प्लीज। चलिए शुरू करें। सीबीएस का सबसे आखिरी टॉपिक, जो सीबीएस से रिलेटेड है भी और सीबीएस से रिलेटेड नहीं भी है। और किसी की कोई जरूरी बात रह गई हो तो कर लो पहले। आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। चलो बेटा, अब प्लीज बस कोशिश करते हैं इसको फटाफट ये और चैप्टर नंबर 2 वाला पोर्शन खत्म करने की। उसके बाद 4 क्लास अराउंड लगाएंगे चैप्टर नंबर 3 में। यहां देखेंगे, इससे पहले बहुत आसान बातों की चर्चा हो रही थी। पहला सेगमेंट था कि बैंकिंग फंक्शन काम क्या करते हैं। दूसरा सेगमेंट था कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके बैंकिंग सेक्टर ये सारे काम करता है। दैट इज 5 सॉफ्टवेयर्स जो हमने देखे, फिनैकल, फिनवन, फ्लेक्सक्यूब, बैंकसीएस, बैंकमेट। ठीक है, फिर हमने देखा कि सीबीएस बनता कैसे है। हमने देखा कि सीबीएस एक ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम है जो एक साथ सारे बैंक के डेटाबेसेस को एक जगह से मैनेज करता है। एक बात ध्यान से देखेंगे, चीजें एक जगह रखी होना और एक जगह से मैनेज होना दो अलग बातें हैं। मैम एग्जाम्पल, एक जगह रखे होने का मतलब है आप सबका पैसा फिजिकली एक रूम में रखा है, इसका मतलब क्या है, एक जगह होना। लेकिन आप सबके पैसे अलग अलग जगह रखे हैं, लेकिन उसकी अथॉरिटी किसी एक के पास है, वो कहलाता है सेंट्रली मैनेज करना। इसका मतलब चाहे डेटाबेस कईयों जगह रखे हों। अब बैंक्स की 1000 ब्रांचेज हैं, तो भाई बैंक की 1000 ब्रांचेस के पास हर किसी के पास अपना अपना डेटाबेस है। लेकिन जो बैंक की मेन ब्रांच है वो क्या कर रही है, वहां बैठे बैठे ही इन सारी ब्रांचेस के डेटाबेसेस को एक साथ मैनेज कर रही है। हमेशा यही इंटेंशन रहा है किसका, कोर बैंकिंग सिस्टम का। फिर हमने देखा हाउ डज सीबीएस वर्क। हमने देखा एक सीधी सी बात है, ये तो हमारे घर जैसा ही काम होता है। पहले क्या चाहिए वो पता लगा लो, फिर जो कंसर्न्ड पर्सन है उससे अप्रूवल ले लो। जब अप्रूवल मिल जाए तो बेस्ट सिलेक्ट कर लो। जब सिलेक्शन हो जाए तो उसको घर ले आओ, घर ले आओ तो उसको यूज करने लगो। यूज करने लगो तो देखो कि वो खराब ना हो जाए, उसकी मेंटेनेंस करो। तुमसे मेंटेन ना हो रहा हो तो जिससे खरीद के लाए हो उसके पास जाओ, उससे 2 बातें कहो कि भाई इसको अपडेट कर दे, और हम उसकी टाइम टू टाइम ऑडिट कराते रहेंगे। ठीक बात है। उसके बाद हम बढ़े टुवर्ड्स प्रोसेस फ्लो।
हमने देखा कि बैंकिंग फंक्शंस जितने सारे होते हैं उनके प्रोसेस फ्लो, तो सबसे पहले तो कासा का देखा, फिर क्रेडिट कार्ड का देखा, ये दोनों का सेम ही था। पहले तुम जाओ या बैंक आए, डॉक्यूमेंट फॉर केवाईसी, क्रेडिट टीम, वेरिफिकेशन एंड हैंडओवर। ठीक है, या तो तुम जाओ या बैंक आए, और अगर ये क्रेडिट कार्ड होता तो क्रेडिट कार्ड हाथ में दे देते। ठीक है, उसके बाद बारी आई पीओएस ट्रांजैक्शंस की। पीओएस ट्रांजैक्शंस ने हमें बताया कि या तो कार्ड क्रेडिट होगा, हमें पता है, या डेबिट होगा। हमारी किताब में जो लिखा है वो क्रेडिट कार्ड लिखा है, इसलिए उसके सिर्फ एक लाइन नीचे एडिशनल लिखी हुई थी कि अगले बिल साइकिल में पेमेंट होगी। अगर यही कार्ड डेबिट होता तो वो फलाना काम वहीं खत्म हो जाता। इसका मतलब पहले कार्ड स्वाइप होगा, ये काम तभी पूरा होगा जब एक ऑथेंटिकेशन मैसेज आएगी। उसके लिए एक्वायरिंग बैंक के पास जाना होगा, फिर जाना होगा क्रेडिट कार्ड के नेटवर्क के पास, और जब वो अप्रूव कर देंगे तो एक छोटी पर्ची आ जाएगी, उससे सेल कंप्लीट हो जाएगी। फिर पता चला तीन टाइप के मॉर्गेज लोन्स होते हैं, होम लोन, टॉप अप लोन और लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये कहता है घर नया खरीद लो, ये कहता है जो लिया हुआ है उसको और बढ़ा लो, रेनोवेशन। ये कहता है कि फेज बाय फेज मुझसे पैसे ले जाओ। ठीक है, 8-9 स्टेप में हमने देखा, इसने तो कुछ ज्यादा ही लंबे कर दिए स्टेप। इसने कहा पहले तो देखो कहाँ से लोगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से। फिर कहा कि जाओ फिर लेने, जब सोच लिया है तो लेके जाना अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। किसको देना, ये किसको देंगे, फिर किसकी एंट्री होगी, लोन ऑफिसर की, जो चेक करेगा टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी, फिर चेक होगी रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी, फिर लीगल एंड वैल्यूएशन टीम, फिर ऑफर टू द कस्टमर और बोरोवर, फिर एक्सेप्ट कर लेगा तो लोन का डिसबर्समेंट, और फिर होगा एक्चुअल यूसेज। फिर हमें पता चला कि देखो क्रेडिट फैसिलिटी 2 टाइप की दे सकता है बैंक, एक फंड बेस्ड, एक नॉन फंड बेस्ड। याद आ रहा है, इससे आसान चैप्टर अभी तक सिर्फ चैप्टर नंबर 2 ही दिखा था मुझे, और 1 भी आसान ही था। फंड बेस्ड ने क्या कहा, एक्चुअल कैश आउटफ्लो होगा, इससे क्या कहा एक्चुअल नहीं होगा, फिर भी हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। बेटा इसका नाम ही स्पेशली था ट्रेड फाइनेंस, तुम्हारे बिजनेस में हम कैसी मदद कर सकते हैं। इसके बाद हमने शुरू किया क्या, मनी लॉन्ड्रिंग। ये सारी काल्पनिक बातों से मैंने आपको सिखाई थी। ठीक है, वो सारी बातें काल्पनिक थी, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। ठीक है, हाँ वो सब कुछ एक मनगढ़ंत कहानी थी, हाँ, जिसका कोई भी डिस्क्लेमर। हाँ चलो, पहला पीएमएलए, ये क्या है बोलो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सेक्शन क्या बोलता है, 4 बात, एक साथ 10 लाख, अलग अलग करके 10 लाख, फोर्स्ड नोट और करेंसी, और अगर तुमको कोई और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखता है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करो। उसके बाद तो हमें याद आ गया है, नोटबंदी हुई, लॉकर से पैसा निकालो, घर के सारे एडल्ट्स के बीच में अकाउंट में बांट दो और उन सारों से इकट्ठा पैसा निकाल लाओ। इंटीग्रेशन याद आ गया, दिस इज प्लेसमेंट, दिस इज लेयरिंग, दिस इज इंटीग्रेशन। फिर हमने कहा कि बैंक क्यों एंटी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करेगा, 2 कामों के लिए, एक देश की इकोनॉमी बचाने के लिए और अपनी रेप्यूटेशन बचाने के लिए। अब सोचो आप, पीएनबी क्या गलती है बेचारे की, कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो कहता है आपका बैंक, आपका विश्वास, तो सब ऐसे देखते हैं उसके ऊपर कि ये क्या बात कह रहे हो भाई, ये तो तुम गलत कह रहे हो, बैंक हमारा होगा भले ही, लेकिन विश्वास तो अब वो पहले जैसा नहीं रहा। इसका मतलब अगर किसी बैंक के साथ किसी तरीके की ब्लैक वाइट वाला काम होता है तो उस बैंक की रेप्यूटेशन भी
खराब होती है। और हमने एक बात देखी थी कि गलत कामों से आया हुआ पैसा यूजुअली गलत कामों में ही लगता है, दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। याद है आपको? उसके बाद हमने बहुत ही सिंपल बातें की थी। ओ बेटे, एक मिनट, नहीं, अरे मैं खुद डर गई थी तो एकदम से, मतलब थोड़ा झटका टाइप का लगा। चलो हाँ, अरे नहीं, लिक्विडेशन तक तो ठीक लग रहा था। हाँ, ये थोड़ा सा देख के घबराहट हो गई थी, कोई बात नहीं। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, यहाँ देखो। चलो बेटा, लास्ट बात, बस 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 बस, यहाँ देखो प्लीज प्लीज। इसकी 3 बातें हम देख चुके हैं। सबसे पहले हम देख चुके हैं रिस्क एनालिसिस। आपको ये बात मैंने उस दिन कही थी। अच्छा, आपने ना सुना होगा आईएसओ, कभी आईएसओ मार्किंग होती है या किसी क्वालिटी के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा। एक तो इस आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब कहते जरूर आईएसओ हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आईओएस का होता है। इसका मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। वो कहता है कि भाई रिस्क तो एक अनसर्टेनिटी है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, लेकिन जो दिन दुनिया कहती है वो कुछ इस तरीके की बात हमें बताती है कि ये है तो देखो नेगेटिव ही। कोई कभी एक अच्छी अनसर्टेनिटी को कभी रिस्क नहीं कहता, ठीक बात है। इसने हमें 3 बातें बताई बेटा। कौन सा रिस्क? याद है हमने एक शब्द देखा था, मैग्नीट्यूड। हमने कहा था कि ये अर्थक्वेक को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा होगा कि 5.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी कितना प्रभावित करेगा ये, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट था रिस्क, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। बेटा 2 बातें थी, डायरेक्ट इम्पैक्ट, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। याद आ रहा है? इसने कहा था कि जो मेरे सीधे ऑपरेशंस को रोक दे वो डायरेक्ट, जो जैसा करवा दे, क्या, हैकिंग, फिशिंग, अब्यूजिंग और मिसयूज ऑफ डेटा। उसके बाद याद है क्या हमटा, ये क्या था, अवॉइड, मिटिगेट, ट्रांसफर और एक्सेप्ट। पहले तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, फिर इंप्लीमेंट कंट्रोल्स, फिर शेयरिंग, और फिर कुछ ना हो तो हाँ भाई मुझे दिक्कत है और मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलिए अब एक मिनट प्लीज। यहां देखेंगे दोस्त, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंटरनल कंट्रोल इन बैंक्स। बेटा ध्यान से सुनना है। क्या आपको केवल कंट्रोल का मतलब पता है क्या होता है? मैम वो मेथड, वो पॉलिसीज, वो प्रोसीजर्स, वो टेक्निक्स जो हम 2 कामों के लिए लगाते हैं, या तो किसी बात को अवॉइड कर सकें, और अगर नहीं कर सके तो उसके इम्पैक्ट को कम से कम कर सकें। बोलो ठीक है। इससे पहले वाला टॉपिक वही है कंट्रोल्स। तो क्या आपको मैं स्पेशली लिखा हूं व्हाट इज कंट्रोल? वो हमारे पास लिखा हुआ है, लेकिन ये मई 2018 का सवाल है कि हाउ विल यू चेक 2 थिंग्स, फर्स्ट इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक एंड सेकेंड आईटी कंट्रोल इन बैंक्स। इन दोनों में फर्क है बेटा। मैम एक बार फिर बोलना। मैंने कहा आपको 2 बातें सीखनी है, एक इंटरनल कंट्रोल इन बैंक्स और दूसरा आईटी कंट्रोल इन बैंक्स।
internal control is related to all the operations, but this is only related to the technology. तो आपसे सवाल आ सकता है, explain some of the measures to control the internal control in banks and what are some of the measures to control IT risk in the bank. चलो पहले ये पढ़ते हैं. एक काम होता है बेटा, एक चीज होती है मेकर और चेकर. मैम कौन? मेकर और चेकर. एक जैसे हमने डोनर और यूजर पढ़ा था कि एक आदमी करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है. ऐसे ही होता है बेटा मेकर और चेकर. मेकर वो होता है जो काम को करता है और चेकर वो होता है जो उस काम को चेक करके अप्रूव करता है. तो इसका मतलब बैंक मस्ट हैव मेकर एंड चेकर पॉलिसी. इसका मतलब कोई काम एक बंदे से अप्रूव ना हो, क्या हो, उसका डबल लेयर अप्रूवल है. इसका मतलब तू कर दे कोई बात नहीं, लेकिन अप्रूवल होने से पहले वो किसी और के थ्रू भी जाएगा. क्या बोलते हैं इसको? कौन पॉलिसी? मेकर चेकर पॉलिसी. मेकर चेकर का मतलब करेगा कोई, चेक कोई और करेगा. इसका मतलब डुअल अप्रूवल. बोलो ठीक है. देखो और एक बात, दिस इज 100%. सॉरी. अरे कुछ नहीं हुआ यार, मरमुरा नहीं रही हूं मैं, ऐसे देख रही हूँ. अरे मेरे से बैठ के कल कोशिश करी थी ना, हुआ एकदम नहीं होता है. चलो इधर देखो. हाँ ये भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ भरत भी है तो क्या होता है 10. मुझे लगा ये आके वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उठा है. कोई बात नहीं, चलो कहीं नहीं, मैं आराम से बोलूंगी, आप चुप रहेंगे तो काम बन जाएगा. अरे सुनो ना यार, खत्म करना इसको आज. देयर मस्ट बी जॉब रोटेशन पॉलिसी. इसका आपने देखा है बैंक्स में डेली एक कैशियर भाई साहब नहीं होते. आप डेली बैंक में पैसा जमा करने जाओ, रोटेशन होती है. तीसरा, आपको पता है कोका कोला का जो नो हाउ है वो केवल 2 ही लोगों को पता है और वो कभी दोनों एक साथ ट्रैवल नहीं करते. कि इन केस कभी मान लो वो प्लेन क्रैश कर गया तो किसी और को नहीं पता कि कोका कोला में ऐसा एडिशनल क्या है जो वो पेप्सी से बेहतर बनाता है. और आपको पता है कि अगर कोका कोला के एक एम्प्लॉय ने कोशिश भी की थी उस नो हाउ को लीक करने की, लेकिन पेप्सी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कोक को कंप्लेन कर दी कि देख लो तुम्हारा बंदा आया है, तुम्हारा नो हाउ लीक करने के लिए क्या करना है बता दो. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि कोई भी अथॉरिटी केवल एक बंदे के हाथ में मत दो. इसको बोलते हैं बेटा, डरना नहीं है, आप जो सुबह देखें उससे तो कमी है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज. किसी को इतना भी सर में मत चढ़ाओ कि उसके जाने के बाद हमें परेशानी होने लगे. इसका मतलब उसको केवल उतनी ही अधिकार दो जितना उसको जरूरी है और वो उस बात का मिसयूज ना करने लगे. देखो लीस्ट प्रिविलेज का मतलब जितना जरूरी है उतना ही अधिकार उसको देना है. आप चाहें तो इसको दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, द अथॉरिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड अप टू अ सर्टेन लेवल ओनली. लेकिन अगर और थोड़ा सा उसको आपको सजा के एकदम टेक्निकल भाषा में लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज. इसका मतलब किसी को भी इतना सर पे मत चढ़ाओ कि उसके जाने के बाद आपका ऑपरेशन खतरे में पड़ जाए. उसके बाद अकाउंट्स डेली. आपको पता है बैंक कस्टमर्स के लिए 4 बजे बंद हो जाता है, लेकिन उसके बाद 1 घंटे सारा रिकॉन्सिलिएशन चलता है. अकाउंट्स डेली बैलेंस होते हैं और डेली ऑथराइज्ड पर्सन उस पे
सिग्नेचर करता है। एक बार अगर सिग्नेचर हो गया तो दोबारा अकाउंट्स रीओपन नहीं होंगे किसी भी सूरत में। तो बेटा देखो, ये मैंने कोई रटाने वाली बात नहीं की है, ये इंक्लूसिव लिस्ट है। आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आप कल को बैंक में जाओगे तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप चेक करोगे। पहले तो क्या चेक करोगे, डुअल अप्रूवल है या नहीं। दूसरा, जॉब रोटेशन पॉलिसी है या नहीं। किसी को जबरदस्ती का इतना अधिकार तो नहीं दे दिया कि कहीं वो चला जाए तो बैंक को यही नहीं पता अब क्या होगा। उसके बाद अकाउंट्स डेली के डेली चेक होते हैं और डेली के डेली साइन होते हैं, और अगर एक बार साइन हो गए तो दोबारा ओपन नहीं होंगे। चलो टिकट बनाते हैं बेटा, ठीक है। मैम फ्लाइट की नहीं, ट्रेन मेरे जगह पे फ्लाइट जाती नहीं है तो मुझे ट्रेन में ही जाना होता है। हाँ चलो टिकट बनाते हैं बेटा, ठीक है। टिकट बनाने के लिए चाहिए कंप्यूटर। आपको पहले दिन से सिखाया है, एनी डिवाइस विच कैन कंप्यूट समथिंग इज नोन एज कंप्यूटर। अपनी अपनी हम डिवाइस लेके बैठे हैं। हमने सबसे पहले किया उस डिवाइस में लॉगिन। बेटा ध्यान से सुनना है। आपने एक बात को नोटिस किया होगा कि अगर कुछ देर तक हम कोई इनपुट ना डालें तो अपने आप वो दिखाता है सेशन एक्सपायर्ड या सेशन टाइम्ड आउट, ऐसा कुछ जो भी। आपने ये कई बार आपके सीए के एग्जाम फॉर्म में भी दिखाता है कि अगर आप मान लो भर के बैठे हो और पेमेंट नहीं कर रहे हो या कुछ, तो वो कहता है ये सब नहीं चलेगा भाई, दोबारा आओ और दोबारा ये सारा काम शुरू से करो। चलो कोई बात नहीं, हमसे थोड़ी देरी हो गई तो सेशन एक्सपायर हो गया। मैंने तो अपनी टिकट बुक कर ली, लेकिन मैंने देखा तुम तो अभी भी कुछ ना कुछ इनपुट दिए ही जा रहे हो। भाई क्या बात है, अभी तक तो जो टिकट हमें बुक करनी थी वो बुक हो जानी चाहिए थी और तुम्हें इस साइट से लॉग आउट कर जाना चाहिए था। लेकिन मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो, आपने कहा मैम पता नहीं क्या हुआ, वो जो ट्रेन मैं ढूंढ रहा था ना वो मिल नहीं रही है, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ढूंढो। शाम के बज गए 5, शाम के बज गए 5, बैंक बंद होने का समय हो गया। आपसे कहा अब तो लॉग आउट कर ले भाई, ट्रेन नहीं मिली क्या, अब तो जा घर। अचानक आप घर भी चले गए, लेकिन 7 बजे एक लॉगिन हुआ। कहां से? बैंक के एक सिस्टम से। क्या ये होना चाहिए? बताओ। अगर एक बार बैंक के ऑपरेशन के टाइमिंग बंद हो गए तो बैंक के थ्रू किसी भी सिस्टम का लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो अब आप इसी को ध्यान रखते हुए ध्यान से सुनो। पहला, कस्टमर का लॉगिन लॉग आउट का पूरा लॉग आपको मेंटेन करना होगा। आपने एक चीज देखी होगी, रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, कभी भी अगर आप गए हो और बिलिंग कराई हो तो देखना जितनी बार कोई नया बंदा बिल करने आता है वो पहले अपना आई कार्ड टच करता है और उससे पहले का जो बंदा होता है ना वो सारा कैश समेट के ले जाता है और वो कहता है देख मैंने 110 सिक्के रखे हैं यहाँ, तू गिन। वो एक एक सिक्का पहले गिनेगा कि हाँ ये 110 सिक्के हैं, ठीक है। इसका मतलब जितनी बार तुम लॉग इन करोगे, लॉग आउट करोगे, उतनी बार का क्या होना चाहिए मेरे पास? प्रॉपर रिकॉर्ड। सेशन का एक टाइम क्या होना चाहिए? फिक्स्ड, कि इस बीच में कोई इनपुट नहीं आया सिस्टम में तो उसका टाइम एक्सपायर हो जाएगा। दूसरा, नॉन वर्किंग डेज में सिस्टम ऑपरेट नहीं होने चाहिए। होने चाहिए क्या भाई? छुट्टी है तो तुम बैंक में क्या कर रहे हो जाके? उसके बाद
रिकॉर्ड चाहिए, सेशन चाहिए। नॉन वर्किंग आवर्स में किसी भी प्रकार का ऑपरेट नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपका सिस्टम याद है ना, कि भाई नहीं चाहिए तो स्विच बंद करो, नहीं चाहिए तो आप ये तो देख लो कहीं कोई सिस्टम खुला तो नहीं छोड़ गया। हो सकता है वो यूज ना कर रहा हो, लेकिन वो गलती से सिस्टम खुला छोड़ गया हो। तो देखो, दीज ऑल आर टिपिकली इंक्लूसिव लिस्ट, आपको इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट, दैट इज अप्लाइंग आईटी कंट्रोल्स। मैं एक बात फिर बता रही हूं बेटा, इस पूरे सब्जेक्ट में हमने देखा है कई जगह पे, हर जगह पे एक टेबल है रिस्क और कंट्रोल्स की। हर टॉपिक के नीचे अगर आपने स्टडी देखी हो तो आप देखेंगे हर टॉपिक के नीचे एक रिस्क है, उसका कंट्रोल है, एक रिस्क है, उसका कंट्रोल है। ये चीज चैप्टर नंबर 1 से चली आ रही है। तो उस रिस्क और कंट्रोल का कुछ ट्रिक हमें सीखना है। उन सारों को तो ना मैं आपको समझा सकती हूं, ना आप तुम याद कर सकते हो, ना इतना हमारे पास समय है। बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। पहला जनरल कंट्रोल्स और दूसरा एप्लीकेशन कंट्रोल्स। चलो अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम ही बोलोगे। एप्लीकेशन इज रिलेटेड टू, बोलो, स्पेसिफिक टास्क और प्रोसेस और फंक्शन और सॉफ्टवेयर, हर सारी चीज जो किसी स्पेशल काम को करने के लिए बनाई जाती है, उन सब चीजों को कहते हैं एप्लीकेशन। तो इससे खूबसूरत बात हमें क्या चाहिए? एनी कंट्रोल्स which are meant for specific softwares, specific processes, specific functions are known as application controls. बोलो ठीक है? Any controls which are meant for the general infrastructural facilities of the system are known as जनरल कंट्रोल्स। वो कंट्रोल्स जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जनरल है, अब ध्यान से सुनना है, टॉपर्स के लिए बनाया हुआ कंट्रोल जनरल कंट्रोल है, उसकी बिल्डिंग के लिए बनाया हुआ कंट्रोल जनरल कंट्रोल है, लेकिन 3rd फ्लोर के इस रूम के लिए बनाया हुआ कंट्रोल, इसका मतलब मैम हम ये कह सकते हैं क्या कि एप्लीकेशन कंट्रोल वर्क्स विथ जनरल कंट्रोल? बोलो, आप कैसे इस 3rd फ्लोर को मेंटेन कर लोगे अगर इस बिल्डिंग को मेंटेन नहीं किया गया? तो एक बार फिर सोचो, ये कहता है कि मैं सिस्टम का क्या हूं? बेस हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर हूं, जहां पे सारे डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को मिला के एक बड़ा सिस्टम बनाया गया है। तो जनरल कंट्रोल्स आर बेसिक, infrastructural facilities and applications are basically meant for specific softwares, specific processes, specific functions और specific task। बोलो ठीक है? तो by this chapter number 5 is over। और जितना भी रिस्क वाला जो छोटे छोटे बात का रिस्क बचा हुआ है, उन सब का एक ट्रिक, क्योंकि बेटा अगर मैंने हर किसी का रिस्क पढ़ा तो आपको कम से कम मुझे 1 महीना केवल उस रिस्क को पढ़ाने के लिए देना पड़ेगा। क्या बहुत है? 3 से 4। या देखो, एग्जाम में 99.99% आने के चांसेस कम इसलिए होते हैं क्योंकि ये ऑडिट पार्ट है। ध्यान से सुनना है, जो रिस्क और कंट्रोल का पार्ट है ना बेटा, वो ऑडिटिंग पार्ट है कि इस प्रोसेस को देखो, इसकी गलतियां निकालो और उसको ठीक करने का
तरीका निकालो, ठीक बात है। तो यहां पर अगर इनको कुछ पूछना होगा इस बात को निकालने के लिए तो वो आपसे कहां पूछेंगे, ऑडिट में। लेकिन हमें कोई डर नहीं है। आप बेटा कह रहे हो ना 3 वाली बात, 3 में दिक्कत हो गई, मान लो 5 नंबर में पूछ ही लिया तो कम से कम। और देखो और एक बात, हर प्रोसेस एक जैसा नहीं है। किसी में आप देखते ही 7-8 निकाल लोगे और किसी में हो सकता है कि 3 में फंस जाओ। तो ऐसा कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस बात को सोचो कि इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। देखेंगे, एक एक को डील करेंगे। जब रिवीजन करेंगे इसके बाद तो एक एक टॉपिक को देखेंगे और बोलेंगे बताओ इसका रिस्क क्या, इसका कंट्रोल। तो आप इमीडिएटली उसको लिखते जाना साथ में जो आपके माइंड में आएगा, ठीक है। इसको लिख लें फटाफट, चलो। बस इसीलिए तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि 3 ही याद कर लो, हो जाएगा। देखो कल भी ना मैंने आपसे एक बात कही थी, याद है ना, आपने माना था कि घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती, याद है ना। हाँ, तो आप जो भी हरकत कर रहे हैं मुझे यहां से दिख सब रहा है, लेकिन मुझे बकवास करने की इच्छा नहीं है। अरे तेरे को थोड़ी बोल रही हूँ। अरे अपनी इतनी फुटेज मत ले भाई कि मैं ही हूँ, तेरे जैसे और भी हैं कि जब कर रहे हैं। तेरे को नहीं बोला कसम से, हैं कई जिनको देख के बहुत मूड खराब होता है, लेकिन पैसे दिए उन्होंने तो क्या करें, मुस्कुराओ। सच्ची तेरे को नहीं बोला। अरे internal controls are required. Internal controls are required to be implemented. To be implemented for mitigating the risks of the functioning of the banks. Internal control in banks. Number 1, बैंक shall have, कौन सी पॉलिसी बोलते हैं उसको, मेकर चेकर पॉलिसी। मेकर चेकर पॉलिसी which says the work done by one person must be checked by another. Job rotation must be in practice. Authorization level of access of the systems must be on need to know basis. need to know basis का मतलब प्रिंसिपल ऑफ, किसी को उतना ही बताओ जितना उसको जानने की जरूरत है, बिना मतलब का कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 4, अकाउंट्स मस्ट बी बैलेंस पीरियोडिकली। and signed by
The authorized personnel. Balanced accounts. Shall not be reopened unless signed by the authorized person. B is IT controls in banks. Number 1, the record of login and logout must be maintained. दूसरा, the session timeout must be instructed the access must only be allowed within stipulated working hours. Number 4, the equipments used in the banks must be energy efficient. इसका मतलब क्या है? कम से कम बिजली ले। Applying IT controls. General controls and application controls. The controls are also known as infrastructural control, which leads to the monitoring of all the layers of IT systems. इसके नीचे अभी हमें कुछ और लिखना बचा है। Application controls are meant for the specific softwares, processes, task और functions। ऊपर वाली शीट बची किसी की बची, मैंने देखा नहीं, सॉरी।
performed by using the technologies. General controls are IT security policy, administration, access, and authorization. Change management, separation of IT functions, incident responses and management. Application controls are data edits, बेटा लॉगिंग का मतलब रिकॉर्डिंग होता है. किसी भी चीज को हम कहते हैं इट शुड बी लॉग्ड, तो इसका मतलब होता है कि इसको रिकॉर्ड करना है. डन. ऊपर वाली शीट हटा दूं? कौन सी? कोई बात नहीं, मुझे कोई काम नहीं है इस शीट का. हाँ जी, ये हटा दूं? चलो कोई बात नहीं, लिख लो 2 मिनट लगा के, कहीं कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि अब जो हम बात करने जा रहे हैं अभी नहीं कर रहे हैं, आप लिखेंगे उसके बाद. बेटा डेटा एडिट्स का मतलब कौन उस फंक्शन में डेटा इनपुट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, वो डेटा एडिट्स.
कोई लिख रहा है दोस्त? अच्छा लिखिए लिखिए, कोई दिक्कत। हो गया? हो गया? किसी का बचा है? चलो अब यहां देखो बेटा, ध्यान से देखना है प्लीज, बहुत ध्यान से। बहुत ध्यान से देखेंगे। ये हाँ एक बड़ा गोला है, ठीक है। और हमें पता है कि जब भी बड़ा गोला होता है तो उसके अंदर छोटे छोटे गोले होते हैं। ये बात हमने एसएम से देख रहे हैं हम लोग। यहां से सुन लो बेटा प्लीज ध्यान से। ये जो बड़ा गोला है, ये बड़ा गोला है आपका सीए इंटर, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे गोले हैं वो हैं आपके इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, या मॉड्यूल्स का मतलब ही होता है बेटा पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स। आपके इंडिविजुअल मॉड्यूल्स या सब्जेक्ट्स की नॉलेज, ठीक बात है। आपको ये छोटे छोटे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को मिला के अपना सीए इंटर एक कंप्लीट नॉलेज बनाना है। अगर आप उस 50% की मार्किंग से ऊपर जाना चाहते हैं, या रैंक पे जाना चाहते हैं, या नंबर 1 आना चाहते हैं, जो भी जो भी आपके पेपर की डेट होगी, मान लो मई, जून, नवंबर, जो भी है, आज पहला पेपर है। कौन सा? अकाउंट्स। आपके दिमाग में क्या ये 8 सब्जेक्ट नहीं बैठे होंगे? भाई आपने 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना लग के पढ़ाई की होगी ना, और उन 8 मॉड्यूल्स को दिमाग के किसी किसी छोटे छोटे कोने में सेट कर लिया होगा। अब यहां पे कौन सा सब्जेक्ट याद आना चाहिए भाई? एक बड़े गोले में 8 पेपर फिट है। सोचो गलत डेटाबेस खुल जाए। याद आपको तो 8 है, याद तो पूरा करके आया हूं 8 पेपर रट रटा के, लेकिन जब जरूरत हो तो एडवांस नहीं। मैंने सोचा कि मुझे लगा, बच्चों की जब क्वालिटी होती तो वो सबसे पहला जवाब देते मुझे लगा, तो हमें लगा कि शायद एडवांस अकाउंट लिखा है तो हमने गलत डेटाबेस खोल दिया। काम बनेगा? क्यों? अरे है तो इसमें अकाउंट्स तो फिर भी कॉमन है, चला लो, चला लो। नहीं चला पाओगे? यहां देखो दोस्त, देखो ना, इधर देखो, ये क्या है समझ गए? छोटे छोटे नॉलेज, कंबाइंड नॉलेज। बेटा इस प्रोसेस को कहते हैं, ध्यान से सुनना है, पहले डेटा माइनिंग, फिर बिजनेस इंटेलिजेंस, फिर डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद एमआईएस। पहले यहां देखो, डेटा माइनिंग का मतलब होता है बेटा जिस भी जगह पे हम बहुत सारी चीजों को स्टोर करते हैं उसे कहते हैं रिपोजिटरीज। क्या कहते हैं? रिपोजिटरीज। जहां बहुत सारे डेटा को स्टोर करते हैं उस जगह को कहते हैं रिपोजिटरीज। मेरे पास क्या यहाँ पे बहुत सारे डेटा अवेलेबल हैं? उस डेटा में से उस सिचुएशन के हिसाब से केवल अकाउंट्स का ही नॉलेज निकालना। और सोचो कितना टैलेंट है हमारे इस दिमाग के अंदर कि अकाउंट्स का पेपर होने के बाद अगर 3 दिन बाद आपसे कोई पूछे, आपको आप मत पूछ भाई, अब वो तो इरेज भी कर दिया है क्योंकि मुझे जगह चाहिए बाकी पेपर फैलाने के लिए। तो ये क्या कहता है, क्या कहलाता है बेटा? डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्शन। माइनिंग का मतलब क्या?
एक्सट्रैक्शन, बहुत सारे खदान के बीच में से अपना रिक्वायर्ड मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लेना ही तो माइनिंग कहलाता है। तो यहां पे भी बेटा क्या हो रही है, क्या एक्सट्रैक्शन, किस चीज की, डेटा की, लेकिन सिर्फ कौन से डेटा की, रेलेवेंट डेटा की, जो इस समय की सिचुएशन के लिए मेरे लिए जरूरी है, वो कहलाते हैं डेटा माइनिंग। बोलो समझ में आ रही बात? डेटा माइनिंग का क्या मतलब है, मुझे दिख रहा है बहुत सारा ऑप्शन, अब मेरे लिए कौन सी बात ठीक रहेगी उस बात को चुनना, उस रेलेवेंट डेटा को बाहर निकालना कहलाता है डेटा माइनिंग। बोलो ठीक है। अब मान लो आप एक एग्जाम्पल लो छोटा सा, बहुत ध्यान से सुनना। आपके मन में, आपका कोर्स खत्म हो चुका है, अब आपके मन में चल रहा है कि मैं एक ग्रुप दूं या बोथ ग्रुप दूं, या एक ग्रुप की बहुत अच्छे से तैयारी करके एक एग्जामिशन, 2 एग्जामिशन के लिए जाऊं, या पता नहीं मन में घबराहट है, अटेम्प्ट स्किप कर दूं, क्या करूं। तो आपने सोचा चलो सारे टीचर्स से अलग अलग राय लेते हैं और उसमें से जो मेरे लिए फिट बैठेगी वो मैं अपने ऊपर लागू कर लूंगा। ठीक बात है। आप ए बी सी डी ई हम सबके पास आए, क्या ये बात सच है कि हम अपनी समझ में राय देंगे? ठीक बात है। आप क्या करोगे, आप घर जाके उस बात को एनालाइज करोगे कि मैडम ने ये बोला था, सर ये बोल रहे थे, आरएमए सर ने ये जवाब दिया, दुबे सर ये कह रहे थे। बेटा इस डेटा माइनिंग के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को ध्यान से सुन लो। वहां पे जब लाइन लिखी होगी ना तो पल्ले नहीं पड़ेगी। मैंने कहा डेटा निकालना डेटा माइनिंग होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किए जाने को कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। ध्यान से सुनना है। जब मैं इस डेटा का एक्सट्रैक्शन करता हूं, क्या करता हूं, इसका मतलब डेटा माइनिंग करता हूं, अपने लिए डेटा इकट्ठा करता हूं कि जिसके ऊपर मैं डिसीजन ले सकूं, उन डेटा को इकट्ठा करने के प्रोसेस को कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। इसका मतलब आप मेरे पास आए, मैंने 1000 बात सुनाई आपको, लेकिन उसमें से आपको केवल 10 बात रेलेवेंट लगी, उस 10 बात को अलग करके यहां रख लिया। एक्स टीचर के पास गए, उन्होंने 1000 बात बताई, उसमें से 10 बात रेलेवेंट लगी, 10 निकाल के यहां साइड में रख लिया। एक्स वाई जेड सबके साथ करके 50 बातों का गुच्छा बना लिया है। बात समझ में आ रही है? इस गुच्छा बनाने को, इस डेटा कलेक्शन को अभी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, भीड़ में से जो मेरे लिए रेलेवेंट हो सकता है उसको एक जगह कर रहे हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। अब घर जाएंगे, घर में आराम से बैठेंगे और 10-10 बातें यहां रखेंगे। अब इनको ध्यान से देखेंगे कि अब मेरे लिए कौन सी बातें रेलेवेंट है। इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। इसका मतलब उन सेट ऑफ डेटा में से जो मुझे कहां से मिला है, बिजनेस इंटेलिजेंस से मिला है, उस बात को देख के उस बात पे फैसला करने को कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। इसका मतलब सबसे पहले डेटा माइनिंग विल बी डन विद द हेल्प ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। सॉरी, एक सेकेंड प्लीज, सॉरी। पहला स्टेप डेटा माइनिंग।
दूसरा स्टेप बिजनेस इंटेलिजेंस। बिजनेस इंटेलिजेंस से जो डेटा जमा होगा उसकी एनालिसिस डेटा एनालिटिक्स। Data analytics is a process of understanding or analyzing the set of data the organization already have, जो मेरे पास already है उसका analysis कहलाता है data analytics, but this is done with the help of business intelligence because जो data मेरे पे है वो लाया कौन है? business intelligence। और लाया कैसे है? डेटा माइनिंग करके। क्या आप वो एग्जाम्पल से समझ पा रहे हो कि भाई बात तो 1,000 सबने जबरदस्ती की भी बोली थी, लेकिन मैंने अपने आप को समझते हुए उनकी बातों को मैच किया और एक सेट बनाया, उसका नाम BI, दैट इज बिजनेस इंटेलिजेंस। और उस बिजनेस इंटेलिजेंस में से अपने लिए उसका डिसीजन लिया, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। बोलो समझ आई बात? डेटा एनालिटिक्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। द एनालिसिस विच आर बेस्ड ऑन सम numbers are quantitative numbers or stats, and the analysis which are done by the way of images, audios, videos, they are known as qualitative. बोलो थोड़ी बात समझ में आई? डेटा माइनिंग का मतलब समझ में आए? डेटा माइनिंग हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ business intelligence. Business intelligence has a direct relationship with data analytics. बोलो ठीक है? दो quantitative, qualitative, बोलो ठीक है? इतनी बात लिख लें? चलिए इतना फटाफट से लिखिए, फिर MIS बता दूं? ये तो बहुत कोई भारी थोड़ी है यार, ये तो खाली आपको याद रखना है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। जितना जो बात रेलेवेंट लगती है सिर्फ उतनी रखो। और यार देखो ऐसा है कि सुनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अभी जितनी देर मैं चल पा रही है मेरी बैटरी, उतनी देर यूज़ कर लो उसका, ये ज़्यादा ठीक है। हाँ उसके बाद रिचार्ज पता नहीं कि देखेंगे। चलो इधर यहाँ देखेंगे दोस्त, अरे यहाँ देखो यार प्लीज प्लीज यहाँ देखो, ये एक बहुत मोटी किताब है, जर्नल, ठीक है? ये एक बहुत मोटी किताब है, हाँ उसी के बराबर की जर्नल। इस जर्नल से बना लेजर ये थोड़ा कम मोटा है। इस लेजर से बन गया अपने आप ट्रायल बैलेंस, 2 पन्ने, 4 पन्ने, 6 पन्ने, 10 पन्ने का है। इस ट्रायल बैलेंस से बन गया P&L एंड बैलेंस शीट, जो कि उससे भी पतला है, हाँ 2 पन्ने जो जितने का भी। अब ध्यान से सुनो प्लीज, प्लीज ध्यान से सुनना। क्या अगर आपने इसकी एंट्री टैली में कर दी, जर्नल की एंट्री अगर आपने टैली में कर दी, तो क्या टैली आपको यहां तक ले आएगा? बताओ। इसका मतलब यहां तक आपको किसी भी प्रकार के दिमाग, बहुत दिमाग है तुम लोगों में नहीं, बोल दो गलत बोल रही हूं मैं। चलो कोई नहीं, यहां देखो, बाकी लोग ज्यादा रेलेवेंट है। ये टोटल क्या काम है बेटा? ऑपरेशनल काम है। इसका मतलब है किसी इंजीनियर को भी सिखा दो तो वो भी कर देगा, और P&L बैलेंस शीट तो मेरे हाथ में लाके दे ही देगा कि ये मैंने एंट्री कर दी है, ये पकड़ो तुम्हारा इसका रिजल्ट। बोलो ठीक बात है? आप जैसे बीकॉम वाले कोई भी कर सकते हैं बेटा। इस चीज को कहते हैं TPS। TPS का मतलब होता है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। कौन सिस्टम?
ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हर आने वाले ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करता है और बनाता है एक रिपोर्ट। बोलो समझ आ रही बात? एक ऐसा ऑपरेशनल प्रोसेस जिसमें किसी भी प्रकार के एनालिसिस की बहुत जरूरत नहीं है, वो टिपिकल क्या है? ऑपरेशनल है, वो कहलाता है टीपीएस। इसका मतलब टीपीएस जनरेट्स अ रिपोर्ट विच इज वेरी रेगुलर। आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकती हूँ, XYZ कोई भी कर सकता है। लेकिन बेटा कल को जब डिसीजन लेना होता है ना, तो ये उठाया जाता है। ठीक बात है? आप भी किसी भी प्रकार का डिसीजन लेते हो तो सबसे पहले बोलते हो भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ। आज तक आपने बोला क्या जाओ उसका जर्नल लाओ? फाइनेंस मैनेजर जब हमारे डिसीजन मेकिंग के लिए कोई भी काम करता होगा तो सबसे पहले क्या कहता होगा? जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ। और जो फर्दर वर्किंग शुरू होती होगी वो किस पे शुरू होती होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मैं एक लाइन बोल रही हूं, नहीं समझ आए तो तुरंत बोलना, मैं दूसरे ढंग से बोलूंगी। क्या मैं कह सकती हूं कि मेरा फाइनेंस मैनेजर अब उस रिपोर्ट पे काम करेगा जो मुझे टीपीएस से जनरेट होके मिली है? बोलो, क्या ये रिपोर्ट किसने जनरेट करके दी थी? टीपीएस ने। अब जो मेरा फाइनेंस मैनेजर है वो बेस मानेगा किसको? टीपीएस के द्वारा आई हुई रिपोर्ट को, और उसमें करेगा अपनी फर्दर वर्किंग या क्वेरीज। इसको कहते हैं बेटा MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब जो ऑपरेशनल वाले लोग ऑलरेडी काम कर चुके हैं उनकी रिपोर्ट को उठा के अब उस रिपोर्ट में से फर्दर जांच करनी है, उसमें फर्दर मॉडिफिकेशन करना है, फर्दर एनालिसिस करनी है। उस सिस्टम को कहते हैं MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटा इससे आगे भी एक होता है EIS। वाह, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब जो काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर चुका है उसकी रिपोर्ट को बेस लेके जब टॉप लेवल मैनेजमेंट उसके ऊपर काम करना शुरू करता है तब वो रिपोर्ट कहलाती है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब मैम आप हमसे ये कहना चाहते हो? यस। फिर से बताओ क्या MIS का क्या मतलब हुआ बेटा? जो काम ऑलरेडी ऑपरेशनल लेवल वाले लोग कर चुके हैं, मैनेजमेंट उसकी, चलो वेरी गुड, आपको बात पल्ले पड़ गई है, उसकी रिपोर्ट को बेस मान के उसके ऊपर फर्दर वर्किंग, फर्दर एनालिसिस, फर्दर क्वेरीज करती हैं। दैट सिस्टम is known as MIS and the report generated will be automatically MIS report। बोलो ठीक है? जब वो बेस के बाद वो भी तो एक नई रिपोर्ट बनाएंगे ना भाई, तो जब वो जो रिपोर्ट देंगे वो रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट कहलाएगी? MIS। ये कहते हैं कि उस रिपोर्ट में 4 बातें होनी चाहिए। उस रिपोर्ट में केवल रेलेवेंट डेटा होना चाहिए, जर्नल तो नहीं मांगा हमने। MIS रिपोर्ट, वो रिपोर्ट टाइमली आनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और हमें जैसी जरूरत है वैसे स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। तो नहीं, हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके ये स्टडी का सीक्वेंस है, लेकिन आप स्टार कर सकते हैं क्योंकि ये कोई स्टेप नहीं है। आप स्टार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लो, जैसी चाहिए वैसी हो, समय पे मिले, सही मिले और केवल जो बात जरूरी हो वही मिले। जैसी चाहिए वैसी मिले,
समय पे मिले, सही मिले और केवल वही मिले जिसकी जरूरत हो। सो दिस इज MIS। समझ में आया है? देखो IT में, मैम IT ये IT नहीं है, ये EIS है। IPCC के IT में ऐसे 8 सिस्टम पढ़ने थे। TPS जैसा अभी मैंने कहा, MIS, फिर EIS, फिर ES, ऐसे करके 8 सिस्टम थे। HR, MS, पता नहीं कौन कौन से। तो वहां पे पहले हम लोग TPS पढ़ाते थे, फिर MIS। अब इन्होंने कहा सीधा MIS बताओ, और वहां पे चर्चा हो रही है TPS की। तो भाई TPS होता क्या, अब आप समझ गए? नीचे लेवल वाले लोग जो बिना दिमाग का काम करते हैं, केवल डेटा एंट्री वाला, और उससे जो एक जनरल रिपोर्ट बना सकते हैं, जो आप में कोई भी बना सकता है केवल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, वो कहलाती TPS। और उस रिपोर्ट का इस्तेमाल करके जब फर्दर उसके ऊपर वर्किंग शुरू होती है, तब वो कहलाता है सिस्टम MIS। बोलो ठीक है? अब इतना लिख लेते हैं। अब ठीक है, चलो। अरे लिखो ना, पढ़ना तो सब है यार, क्या फर्क पड़ता है। भरत भैया है क्या यहाँ पे? ये पानी थोड़ा बाहर डाल के ही ना गिलास दीजिए खाली। अब क्या वॉल्यूम बढ़ा लो यार, अब तो लिखो थोड़ा सा बहुत। हाँ फिर भी आके थोड़ी सी बढ़ा दीजिएगा। अच्छा मैं लिखूंगी और बोलूंगी नहीं, लेकिन मैं धीरे लिखूंगी। भाई 2 बजे फिर क्लास लेनी है, मजाक नहीं, ठीक है? चलिए, अरे कल तो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है यार। अच्छा तो कल तो अच्छा होगा तो तुम पार्टी दोगे ना? मतलब हमेशा तो मुझे कहते हो। देखो तुम ये वाले रिजल्ट की तो मुझसे पार्टी मत मांगना, क्योंकि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। हाँ वो तुम्हारे फाउंडेशन वाले टीचर्स जाने। मुझे तो कल पहली बार मैं तुमसे कहूंगी कि भाई कल तो हमें भी पार्टी बनती है। उसके बाद तुम वैसे चाहे दिन भर हमारा सर खाओ, अलग बात है। यार देखो कल ऑफिशियली तो कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ आज पेपर में आया था, सुबह सुबह पेपर में आया था कि जैसे ही रिजल्ट आएगा क्लास छूट जाएगी, ऐसा सुना सुबह सुबह आते ही मैंने। टॉपर्स भास्कर नाम से एक पेपर आता है, उसमें जिसमें हमारे एक ही राइटर होते हैं। हाँ वो सुबह कुछ लिख जाते हैं, हम यहाँ आके पढ़ लेते हैं बस। चलो लिखो। हाँ वेरी गुड। नहीं भाई यहाँ एक ही चैनल चलता है। छोटा सा नोट में लिखा दूंगी, ठीक है? सब लिखेंगे मेरे भाई, तू लिख तो ले। मैं चली गई क्या अभी? बड़ी हड़बड़ी है यार कसम से। जो लिख रही हूं वो लिखते चलो चुपचाप। जी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, बस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम uses the reports already collected by the various sources and taking these reports
as a base. Management tries to give some value addition by making some extra workings, extra processings or queries. MIS generates the report which is used by the management for further decision making. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट, इसके बाद मैं टीपीएस नीचे नोट में लिख दूंगी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमआईएस रिपोर्ट इज, आप चाहो तो कैसे याद रखना चाहते हो, स्टार, तो स्टार में याद रखो, कोई दिक्कत नहीं. नंबर 1 इज स्ट्रक्चर. Information in MIS report must be simple and understandable, that is must not be complicated. Timely. MIS report must provide the information at right time, that is when required by the user. Number 3 is accurate. Information provided by the MIS must be accurate and useful. MIS report must have only relevant information that is for the specific business areas or needs.
आपको नोट चाहिए था ना टीपीएस का। नोट नंबर 1, डेटा माइनिंग हमारे कोर्स में स्पेसिफिकली पूछा है चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन यहाँ पे यूज हो रहा है इसलिए उसको एज नोट लिख देंगे। चैप्टर नंबर 3 में जब स्पेसिफिक आएगा तब वहां भी देख लेंगे। टीपीएस is a system that generates an ordinary report by the operational skills. For example, conversion of journal into financial statements. Financial statements. Note number 2. Data mining. Data mining data mining is the process of of relevant data from the various databases present in the data warehouse. आपको याद है data warehouse is a place where different databases are placed. याद है present in the बड़ा हाँ present in the data warehouse. चलो तो हम लोग पहले लिखते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस और उसके बाद लिखेंगे डेटा एनालिटिक्स। ऊपर वाली शीट बची किसी की? ये वाली business intelligence is a technology driven process which is used to gather and analyzing data for making it convenient for the user to make the decisions. Business intelligence is used as a process of providing the set of data or databases for the user
in the form of relevant information. Data analytics is a process of examining and analyzing the set of data to draw the conclusions from the available information. These are mainly done by increasing use of technologies, business intelligence is used for collecting and gathering the set of required data. ऊपर वाली शीट बची है किसी की जो बिजनेस इंटेलिजेंस नीले कलर से लिखा हुआ है? डेटा एनालिटिक्स 2, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिटिक्स and ओ हीरो वापस तुरंत। These are based on the analysis by numbers, facts, figures or statistics. These are based on analysis for non-number data like text, audios, videos and images. इसमें एक छोटी बात है XBRL, वो हम लोग कल देखेंगे। और कल चैप्टर नंबर 3, देखिए चैप्टर नंबर 3 बहुत आसान है, नहीं एक्चुअली आसान है लेकिन उसका कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है बस। अरे कहाँ चले भाई, अभी तो हमारा इसको करो पहले। चलिए आज शुरुआत की थी इंटरनल कंट्रोल्स के साथ, इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक और आईटी कंट्रोल इन बैंक्स। इंटरनल कंट्रोल्स आर मेंट फॉर द एंटायर operations and IT controls are meant for specific technologies.
जनरल कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल भी वही था. इंफ्रास्ट्रक्चरल इज जनरल, स्पेसिफिक प्रोसेस सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशंस. उसके बाद छोटी पॉइंट्स हमने लिखे थे. उसके बाद ये माइनिंग कैसे, बिजनेस इंटेलिजेंस है. बिजनेस इंटेलिजेंस के बाद डेटा एनालिटिक्स. डेटा एनालिटिक्स भी दो, या तो नंबर बेस्ड या क्वालिटी बेस्ड. इसका मतलब या तो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, जो भी चीजें. और MIS, TPS जो रिपोर्ट बनाता है. देखो ये नाम ही इसीलिए दिया गया है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज मेंट फॉर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, आपको मैंने प्रूफ भी किया इस बात को कि एक EIS होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कहता है कि जो रिपोर्ट MIS वाले बनाएंगे. अब सोचो CEO थोड़ी देखेगा भाई बैठ के कि लाओ P&L मैं इसमें ठीक ठाक करता हूं. वो फाइनेंस मैनेजर कहेगा इसको ठीक करके लाओ. और अब मुझे बताओ कि मुझे क्या चाहिए. इसका मतलब TPS इज मोस्ट बल्कि रिपोर्ट, MIS इज लेसर बल्कि, और EIS की रिपोर्ट तो शायद. अच्छा, मैं आपको कुछ नए शब्द एक आध कुछ सिखा देती हूँ, कहीं दिख जाए. एक होता है ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग. ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग, इसका मीनिंग समझने से पहले ये एक एक्सेल शीट है. ठीक है, हर किसी के ऊपर, या विकिपीडिया खोलते हैं कभी या कुछ भी, तो आप देखते हैं कि हर टॉपिक या हर हेडिंग के बाद कुछ एक ऐसा सा एरो दिखता है. वो आपसे कहते हैं कि जो आपके मतलब का हो. अरे कहाँ दिख रहा है आपको, कहते हो दिखता है, कहाँ दिख रहा है, इधर दिखा ना. अगर हाँ, कौन है, हंसना इसमें, चलो कोई बात नहीं. इधर देखें, मान लो यहाँ लिखा है पर्सनल, यहाँ पे कोई और बात लिखी है, यहाँ कोई और बात. अरे भाई, जब मुझे केवल इस टॉपिक की दरकार है तो मैं इतना बड़ा उसका डिस्क्रिप्शन क्यों पढूं. तो मैं केवल क्या करूंगा, इस एरो को क्लिक करूंगा और वो रिपोर्ट मुझे नीचे आके सारी दिखने लगेगी. वो कहलाती है ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग. आपको लगता है TPS में ऐसा होता होगा? वो तो बल्कि काम है. ये बेसिकली दो चीजों में लगता है, MIS और ये EIS एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है. अगर इस केस में बात हुई तो इसका मतलब MIS वाले भी क्या कहेंगे, P&L का हर आइटम चेक नहीं करना हमें केवल शेड्यूल या नोट नंबर 12 चेक करना है. तो हम क्या करेंगे, नोट 12 पे जाएंगे और केवल उसको देखेंगे. दिस इज नोन एज ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग. इसका मतलब अगर कहीं लिखा हो MIS अलाउज ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग, तो घबराना नहीं है. ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग कह रहा है 1000 पॉइंट्स हैं और MIS कहता है कि हर को अलग अलग हिस्से में बांटा हुआ है, तुमको जो अच्छा लगे नीचे करो और पढ़ लो. वो कहलाता है ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग. बोलो ठीक है. चलिए, देन विल मीट आफ्टर ऑडिट्स क्लास देन.